अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड वर्कसा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ वेलुथा बाय राबिया खान का 8th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। ना आसमान लरजा और ना ही कोई आफताब आई। हर जानिब सुकूत छा गया था। कई सालों बाद वो निगाहों के सामने था और ऐसे था कि उसने एक ही नज़र में खैबर खान की झुकी हुई पुश्त भांप ली थी। खैबर जान ने उसे नज़र भर कर देखा। उसके मजबूत शाने, आंखें, उन आंखों में हिलकोरे लेते हुए ठंडे तासुरात, सब यूं था गोया वो आईना देख रहे हों। बस फर्क महज उस जख्म के निशान का था जो उसके आबरू के पास एक कट की सूरत लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि वो महज एक जख्म नहीं था, वो उसकी ज़िंदगी की कठिनाई थी, उसके सालों की मुशक्क़त थी, उसकी सर्द खामोशी थी। अगले ही पल उन्होंने गहरा सांस लिया था। फिर जैसे उनकी आंखों से वालिहानापन रुखसत हो गया, उसे सामने देखकर आंखों में जलती जोत अगले ही पल मांद पड़ गई थी। बखेर अरब जान, उन्होंने खुद को कहते सुना था। उसने सर हिलाया, गोया उनके खुश आमदीद को कबूल किया। फिर निगाहें गैर महसूस तरीके से आसपास घुमाई। बावर्दी मुलाजमीन उसे नापसंदीदा निगाहों से घूर रहे थे। हर जानिब उभरती चेमोइयाँ उसकी समात में भी पड़ रही थीं। वो अपने लिए होती उन नागवार सरगोशियों को बखूबी महसूस कर सकता था। उसे डेरे के रोशन कंदीलें मध्यम सर्द महसूस हुई थीं। न डेरा उसका था, न मुलाजिम, न लोग, क्योंकि जाने वाला अरब था और आने वाला वेलूथा था। वो एक ऐसा आदमी बन गया था जिसे अपनी किस्मत से कोई शिकवा नहीं था, या शायद अब नहीं रहा था। कैसे हो? खैबर जान ने बैसाखी पर दोनों हाथ से जोर डालते हुए पूछा था। सवाल बहुत वजनी था। लम्हे भर के लिए उन दोनों के दरमियान तनी फिजा में गोया मौलिक हो गया था। ठीक हूँ, उन्होंने उसके लिए दिए से जवाब पर सर हिलाया था। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रास्ता साफ था। छुप छुप कर सरगोशियाँ करते मुलाजिम अब छुपने की बजाय मुतजस्सिस हुए उन दोनों की जानिब देख रहे थे। उसी पल डेरे की बिजली वापस आ गई। हर जानिब जर्द रोशनियाँ बिखर गईं। उन दोनों के वजूद भी सर्दी माइल दिखने लगे। तुम्हारी आमद इतनी जल्दी मुतवक्का नहीं थी। उनका लहजा सादा था, लेकिन वो उनके मफहूम को समझ गया था। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं हूँ, उसने यकीन दहानी करवाई। खैबर के पीछे इस्तादा वो डेरा खाली था। उसने एक ही निगाह में भाप लिया था कि वो वहाँ तनहा थे। किसी खतरे की सूरत तुम्हें टलना होगा। ये जुमला पिछले वाले से ज़्यादा बेबाक था। उसने बिना तासुरात के एक बार फिर ताबेदारी से सर हिलाया था। ज़मानवा में का तब्दील होकर अपनी निशानियां खो चुके थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान फासला अब तक वैसे ही था। वो वही था जो खैबर जान की एक आवाज़ पर अपना घर, अपनी पहचान छोड़कर दियारे गैर में जा बसा था। वो अब भी उस 13 साला अरब से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। अंदर आ जाओ। खैबर जान ने एक फैसला लेते हुए एक कदम पीछे लिया और फिर अंदर की जानिब बढ़ गए। वो उनके पीछे हो लिया। मुलाजमीन की 6 मंगोइयाँ सिमट गईं। वो दहलीज पार करके अंदर आ चुका था। अब वो उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। बैठो। खैबर जान ने एक सोफे पर बैठते हुए अपने बराबर में रखे हुए सोफे की जानिब इशारा किया, लेकिन वो उनके साथ बैठने के बजाय उनके मुकाबिल जा बैठा। उन्होंने उसे अपने सामने बैठा देखा। वो इतनी जल्दी उनके बराबर नहीं बैठ सकता था। गुजरे माह व साल ने उनका रिश्ता बाप बेटे की मदार से निकालकर आका और मुलाजिम जैसा कर दिया था। वो दोनों लाउंज में अब मद्दे मुकाबिल पर आसमान थे। दरमियान में मौजूद तनाव कोई भी नफ्स उस समय महसूस कर सकता था। जरवली से मुलाकात हो चुकी है तुम्हारी? जी। कैसे? एक मुलाजिम सीध में चलता करीब आया और दरमियाने रखे टेबल पर सब्ज चाय के 2 कप ला रखे। बारीक प्यालियां सफ़ेद थीं। उनमें तैरती हुई सब्ज रंग चाय को उसने एक नज़र देखा। धुएं के मरगोलों में उसे जरवली का बदलते तासुरात वाला चेहरा याद आया। उसने पुरसुकून आंखें उठाई। फिरोज के डेरे पर। वो हुंकारा भरकर सीधे हुए। उस मामले की कुछ भनक उनके कानों में भी पड़ी थी, लेकिन अरब के मुंह से उसका एतराफ़ सुनकर उन्हें यकीन हो गया था कि वो जरवली से मिल चुका था। वो तुम्हारे यहाँ आने से कुछ खास खुश नहीं होगा। मैं उसकी खुशी के लिए यहाँ वापस नहीं आया। उसने ठहरे हुए लहजे में उन्हें बावर करवाया। वो उस लम्हे चौंके, फिर आबरू सिकेड़ कर उसे देखा। क्यों आए हो फिर? कुछ पल बाद बिना किसी मरवत के उन्होंने बिल्कुल सीधा इस्तफसार किया था। अपनी जायदाद का हिस्सा लेने। उसके कहने पर वो लम्हे भर को ठहरे, फिर झुककर चाय का कप उठा लिया। लकड़ी की ट्रे उसकी जानिब खिसकाई,
लेकिन उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। जायदाद? उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा। अरब ने कोई वजाहत ना दी, हालांकि वो उसके वजाहत के मुंतज़िर लग रहे थे। वो सारे जवाब सोचकर आया था, इसलिए बिना किसी तरद्दुद के उन्हें हर जवाब पर हैरान कर रहा था। वो चंद पल बेहद खामोशी से उसका चेहरा जांचते रहे। हाथ में मौजूद कप से धुआं उठना अब बंद हो गया था, और चाय भी जज्बात के मानिंद कदरे ठंडी पड़ गई थी। जब तक तुम्हारा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है, तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। उसने लब भीज कर सर हिलाया। दिल में एक चुभन सी हुई। नुकसान? वो नुकसान पहुंचाना चाहता तो अपनी जिंदगी उनके लिए क्यों त्याग देता? आपके पास मेरी वफादारी का वादा है। नपा तुला लिया दिया अंदाज, खुश्क, बेलचक। खैबर जान ने समझकर एक आखिरी बार उस पर एक गहरी निगाह डाली, फिर मुलाजिम को आवाज़ दी। यकायक ही एक मुलाजिम बिजली की सी तेजी से उनकी जानिब बढ़ा था। हाथों को मुअद्दिब अंदाज में बांधे वो अब उनके हुक्म का मुंतज़िर था। अरब जान के लिए जो कमरा मुख्तिस था, उसे ठीक करवाओ। ये अब कुछ अरसा डेरे पर ही रहेंगे। और उन्होंने पहली बार उसकी आंखों से आंखें हटाकर मुलाजिम की जानिब देखा। ख्याल रहे, इन्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। ये हमारे मेहमान हैं। ये कहते हुए उनके लहजे में नरमी होने के बजाय अजीब सी तंबी थी। अरब को एक पल के लिए अपना आप बेहद तन्हा महसूस हुआ। वो दुनिया के लिए क्रैम लॉर्ड का बेरहम राइट हैंड था, लेकिन खैबर के सामने बैठकर उसे अपनी हर महरूमी दोबारा से याद आ रही थी। उसे लगता था वो मजबूत हो गया है, लेकिन वो अब भी अंदर से उनके सामने बेहद कमज़ोर था। कुछ पल बाद उसने साथ रखा हुआ दस्ती बैग उठाया और मुलाजिम के पीछे कदम बढ़ाए। उसके कदम मन मन भर के थे। पीछे खैबर जान ने दरमियाने टेबल पर रखी हुई उसकी ठंडी पड़ी सब्ज चाय देखी। सिर्फ वो ही नहीं थे जो उसकी जानिब से मशकूक थे, बल्कि वो भी उन पर भरोसा नहीं किया करता था। और सालों बाद उसने डेरे की वो पहली सब्ज चाय ना पीकर उस बात को साबित कर दिया था। स्कूल की अफ्ताही तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची थी। हॉल के रोशन बत्तियों में लोग यहाँ वहाँ बिखरे थे। अब हाथों में मशरूबात के गिलास लिए खुशगप्पियों में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर मौजूद अफराद का ताल्लुक हर समाजी दायरे से था। कुछ सूटेड बूटेड मॉडर्न मायानाज बिजनेसमैन और कुछ सफ़ेद कमीज शलवार पहने कबाइल के बावकार अफराद थे। उन सब के दरमियान वह मौजूद था, सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस, सियाह वास्ट पहने, किसी इन्वेस्टर से खुशगवार अंदाज में बात करता हुआ। मुस्कुराने पर उसकी आंखें छोटी हो जाया करती थीं और आंखों के गिर्द पठानों की मानिंद लकीरें उभर आती थीं। ये उभरती लकीरें उसे मज़ीद जाज़िब नज़र बनाती थीं। उसे दूर से देखती हुई दो सियाह आंखें लम्हे भर को महसूस हुई थीं। किसी मुलाजिम ने उससे माजरत करके उसके कान में सरगोशी की तो वो हल्का सा चौंका। सर उठाया तो खुद की जानिब दो सियाह आंखों को देखते पाया। फिर समझकर सर हिलाया और मुलाजिम को हाथ के इशारे से जाने का कहा। उन दो आंखों ने उसे अपने इर्द गिर्द खड़े अफराद से माजरत करता देखा था। फिर वो उसकी जानिब बढ़ा। एक फासले पर आके वो लम्हे भर को ठहरा। अस्सलामुअलैकुम, क्या मैं आपको जानता हूँ? जरताज के आबरू सतह से ऊपर उठे। फिर सर नफ़ी में हिलाया, मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसने दो लम्हे ठहर कर उसका चेहरा जांचने की कोशिश की। मैं आपको ऐसे देखने पर याद नहीं आऊंगी। जब मैं आपसे मिली थी तब आप बहुत छोटे थे। अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, इतने बड़े कि अपने जाहिल इलाके में लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल का आफ्ता कर रहे हैं। इम्प्रेसिव। उसके माथे पर बल नमूदार हुए। ये बताने के लिए यहाँ बुलाया था? उसने बमुश्किल बेजारियत छुपाकर पूछा तो जरताज हंसी। उसके कानों में जगमगाते हुए नगीने उसके चिकने चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रहे थे। मखमली लिबास से तन किए मुख्तलिफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बाद वो उम्र के इस हिस्से में भी खासी जवान लग रही थी। नहीं, ये बताने के लिए नहीं बुलाया। वो बिना किसी तासुर के उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, फिर भी? दरअसल मुझे आपके इस अफ्ताही प्रोजेक्ट में शुरू से ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है। आपने बच्चियों के लिए फलाह व बहूत के लिए बहुत ही आला कदम उठाया है। मैं आपके ऐसे कदम के लिए आपको सराहती हूँ। जरवली अब बेजारियत भी नहीं छुपा रहा था। हॉल में मौजूद गहमा गहमी अब काफ़ी हद तक थम गई थी। कुछ इन्वेस्टर्स अपने पीएस के साथ रुखसत हो चुके थे। बहुत शुक्रिया, उसने मरवत में सीधी सी मुस्कुराहट के साथ कहकर पलटने के लिए पर तोले ही थे कि उसके पुकारने पर एक बार फिर ठहर गया। आपका भाई रहने आया था हमारे घर कुछ अरसे के लिए। काफ़ी हाई मॉरल रखने वाला इंसान है। वो भी आपके जैसा, बस थोड़ा सा ऑन गार्ड है।
اس کی مسکراتی آواز پر وہ لمحے بھر کا برف بن گیا تھا۔ اسے عرب کی ذکر کی یہاں اس سمے اس خاتون سے ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے پلٹا، آنکھوں میں اب محض استفہام تھا اور شاید ہلکی سی چبھن بھی تھی۔ میرا بھائی؟ جی آپ کا بھائی؟ اوہ سوری، مجھے احساس نہیں ہوا، شاید آپ دونوں گڈ ٹرمز میں نہیں ہیں۔ اس کی گہری متبسم آنکھوں پر وہ الجھ گیا تھا۔ چند پل اسے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، لیکن یاد کی سلیٹ صاف تھی۔ آپ دونوں دور سے دیکھنے پر بالکل ایک جیسے دکھتے ہیں، کوئی پیچھے سے دیکھے گا تو اسے پہچاننے میں قدرے دقت ہوگی کہ کون کون ہے، لیکن آپ دیکھ کر فوراً پہچان گئی کہ کون کون ہے۔ کافی غور سے دیکھا ہے آپ نے میرے بھائی کو۔ اس کی بات پر لمحے بھر کو زرتاس گڑبڑائی تھی، پھر ہنس دی۔ وہ اب ٹھنڈی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کچھ بہت غیر آرام دہ کر رہا تھا اسے جو بھی دیکھتا ہے غور سے ہی دیکھتا ہے۔ پریٹی ہینڈسم یو نو۔ اس نے کندھے اچکائے تو زرولی نے گہرا سانس لیا، پھر چہرے پر جیسے ڈھیروں ناپسندیدگی لیے اسے دیکھا۔ تھوڑا چھوٹا نہیں ہے آپ کے لیے میرا بھائی؟ اس کے اتنے بے باک سوال پر وہ گڑبڑائی، لیکن پھر اگلے ہی پل کھنکار کر گلا صاف کیا۔ زرولی کا موڈ عرب کا ذکر آنے پر ہی قدر بگڑ گیا تھا۔ کیا آپ اپنے بھائی سے میرا تعارف کروائیں گے؟ کافی عرصہ ہوا اسے دیکھے ہوئے، کہیں نظر ہی نہیں آتا اب۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی اداسی دیکھ کر زرولی کے آبرو اب کے حیرت سے اوپر اٹھ گئے تھے۔ ایک پل کے لیے اسے عرب پر سخت غصہ آیا تھا۔ یہ ذلیل آدمی! جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم گڈ ٹرمز پر نہیں ہیں، تو میرے اب اس سے کوئی خاص بات چیت نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے ٹکے سے جواب پر زرتاز کا چہرہ لمحے بھر کو زرد ہوا تھا، پھر اس نے آنکھوں میں ڈھیروں یاسیت بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن آخری اطلاعات کے مطابق وہ گھر واپس آ چکا ہے۔ زرولی جو چہرہ جھکائے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو نگاہوں کے سامنے کیے وقت دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر سر اٹھایا، پلکیں آہستہ سے جھپکائیں۔ آبرو کے درمیان اب ایک لکیر ابھر آئی تھی۔ اگر میرا بھائی گھر پر واپس آ بھی گیا ہے، تب بھی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا؟ آپ کو اپنے فیکٹس درست کرنے کی ضرورت ہے بی بی۔ وہ اور میں بھلے ہی گڈ ٹرمز پر نہ ہوں، پھر بھی ہم دونوں شروع دن سے لے کر آج تک بھائی ہیں اور بھائی ہی رہیں گے۔ مجھے اس کا خون معاف ہے اور اسے میرا، لیکن اس کا خون کسی اور کو معاف نہیں ہے، کیونکہ زرولی اپنے قصاص لیا کرتا ہے۔ بخیر ذہن میں تیزی سے جملہ تفریق کرتے ہوئے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ یقیناً زولا کی مامی تھی، جن کے گھر عرب ایک عرصے تک کام کرتا رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس پر ایک اور نگاہ غلط ڈالے بغیر پلٹ گیا تھا۔ چہرے پر گویا پہاڑوں کی سی سختی اتر آئی تھی۔ زمین قدموں تلے رونتا ہوا وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھا، باہر نکل کر گاڑی کی اگلی نشست سنبھالی اور پھر گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ پیچھے کھڑی زرتاز کے چہرے کی جوت ایک پل کے لیے ماند ہوئی تھی، پھر وہ مسکرا کر پلٹ گئی۔ بیسمنٹ میں فضا ساکت تھی۔ کچھ لمحات پہلے جو مستقل سسکیوں کی آوازیں اوپر زینوں کی دہانے تک آ رہی تھیں، اب تھم چکی تھیں۔ امبر انگلیاں مڑوڑتی ہوئی وہیں ٹھہری رہی۔ بہرام اور تنویر احسن کے باپ سے مل کر اسے قائل کرنے گئے تھے کہ زولا کے معاملے میں انہیں جو بھی معلومات موصول ہوئی ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس نے ایک بار پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر قبل جانے سے پہلے تنویر نے اسے دبے دبے چپتے لہجے میں باور کروا دیا تھا کہ اگر اس نے زولا کی خبر کسی کے کانوں تک پہنچائی تو یقیناً اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بہت سا تھوک خوش خلق سے نکل کر اس نے تہہ خانے میں گم ہوتے ہوئے سیاہ زینوں پر قدم دھرے تھے۔ عام سے ملکزی لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ میک اپ سے مبرا چہرے میں خوف زدہ لگ رہی تھی۔ تیکھے چتون اس سمے کسی قدر ڈھلکے ہوئے تھے۔ تہہ خانہ ایک بڑے سے کمرے کی صورت بنا ہوا تھا، جس میں ستون نہیں تھے، بس ایک درمیانی خلا تھا جس میں ایک جانب بوسیدہ سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بھاری لکڑی کا تھا۔ ذرا دور فاصلے پر اندھیرے میں اوپری سمت جاتے چند زینے تھے۔ ان زینوں کے پار ایک دھاتی دروازہ تھا جو اس سمے سختی سے کسی قفل سے بند کیا گیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اسے ان زینوں کی جانب دیکھتے ہوئے جھجری سی آئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ سامنے موجود خاموش دروازے پر مرکوز کی، جہاں پرانے خون کے نشانات اس سمے سیاہ پڑ چکے تھے۔ وہ چند پل اس دروازے کو دیکھے گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ بجا دیا۔ زولا، زولا! اس نے پکارا تو کوئی اندر تیزی سے سیدھا ہوا تھا۔ وہ اس کے حرکات کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن شاید اس کا منہ کسی چیز سے باندھا گیا تھا، اسی لیے وہ آواز دینے سے قاصر لگ رہی تھی۔ امبر نے اب کے پسینہ پسینہ ہوتی پیشانی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔
और फिर जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। अंदर से घुटी घुटी चीखों की आवाज़ बखूबी सुन सकती थी। उसने दरवाजे के कफल पर हाथ मारा लेकिन वो मजबूती से बंद था। वो अब के जोला की घोटी सिसकियों के साथ रोने की आवाज़ भी सुन सकती थी। जोला, मैं यही हूँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी, ओके, डोंट वरी। तेजी से बोलते ही वो वापस मुड़ी और तहखाने में एक जानिब रखे हुए खस्ता लकड़ी के टेबल की जानिब आई। झुककर उसके टूटे दराज खोले, आगे पीछे कुछ टटोला, लेकिन दरवाजे की चाबी कहीं नहीं थी। शायद वो बहराम के कमरे में हो। यह ख्याल आते ही वो जीनों की जानिब लपकी। उसका सांस धोखे की मानी चल रहा था और जिस्म हर आहट पर चौंक चौंक रहा था। वो दौड़ती हुई बहराम के कमरे में आई, साइड टेबल्स, अलमारियाँ और शेल्फ्स को तेजी से खंगाला, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। उसी पल वो वापस नीचे आई। उसे एक और ख्याल आया था। जोला, जोला, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? हमें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। वो जानती थी कि जोला जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन वो फिर भी गोया उसे मतला करने आई थी। जीनों की जानिब वापस आते हुए अब उसके हाथों की लर्जिश बहुत हद तक थम गई थी। पुलिस? नहीं, वो पुलिस को नहीं बुला सकती। बहराम हसन असर रसूख रखने वाला शख्स था। उसके घर में पुलिस महज तब आ सकती थी जब वो चाहता। उसने उस ख्याल को रद्द किया और फिर जीने फलांगती हुई जोला के कमरे तक आई। अंदर का हाल देखकर लम्हे भर के लिए उसका दिल धक से रह गया था। बिखरी चादर, लैंप के टूटे बिखरे हुए कांच, जोला का खून, दरवाजा का टूटा हुआ नॉब और वॉशरूम में लगे हुए शीशे की खिड़कियां जमीन पर देखकर उसका दिमाग सन्नाटे में आ गया था। माउफ जहन के साथ वो आगे बढ़ी और फिर जोला के फोन के लिए बिस्तर पर हाथ मारने लगी। उसे याद आया था कि जोला की एक सहेली थी जिसका भाई खासा बाअसर शख्स था। उसे यकीनन उसे फोन करके इत्तला करनी चाहिए। वो लोग पावरफुल सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उसका दिमाग अब के तेज़ी से काम कर रहा था। उसी सोच के साथ वो बजती बजाती वॉशरूम की जानिब आई। अंदर झांक कर देखा तो जोला का फ़ोन एक जानिब गिरा हुआ था। उसने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। उस पर कोई पासकोड नहीं लगा था। उसने कपकपाती उंगलियों से कोड लॉक खोला, अंगूठे से नंबर नीचे करते हुए। उसका दिल कानों में धक धक कर रहा था। बार बार निगाह डालकर वो दरवाजे की जानिब भी देखती थी। एक अनदेखा सा खौफ था जो उसका दिल किसी खुश्क पत्ते की माने लरजा रहा था। आप क्या कर रही हैं भाभी? किसी की आवाज़ उसे अकब से आई। वो उछलकर पीछे हुई। तनवीर वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा हाथ बांधे उसे काटदार आंखों से देख रहा था। उसके हर मसाम से पसीना बह निकला। "त- तुम तो चले गए थे?" बौखलाहट में जबान बेइख्तियार फिसल गई। आपको देखकर लग रहा है कि आप मुझे देखकर खासी मायूस हुई हैं। उसने गोया गर्दन हिलाई थी। क्या कर रही थी भाभी आप? "क- कुछ नहीं।" बहुत बाएतमाद होने के बावजूद भी उसकी जबान लड़खड़ा गई थी। कदमों में लर्जिश भी उतर आई थी। तो आप जोला के फ़ोन में क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराया। उसकी करीहा मुस्कुराहट पर अंबर को लगा उसे सांस नहीं आ रहा। उसने गहरा सांस लेकर खुद को काबू किया और फिर अपने असली अंदाज में आबरू तान कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुई थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी। ना मुझे आप लोगों के किसी भी घटिया काम में कोई इंटरेस्ट है। उसने बज़ाहिर आवाज़ को मजबूत बनाकर कहा, लेकिन उसका लरसता हुआ लहजा उसके डर की चुगली खा रहा था। तनवीर के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उसी के साथ उसने हाथ आगे किया। जोला का फ़ोन। अंबर ने बहुत बेचारगी और ख़राब होते दिल के साथ फ़ोन उस जाने बढ़ाया था। फिर वो बिना रुके उसके साथ से निकलने लगी, लेकिन तनवीर की आवाज़ ने उसे रोक लिया। हमेशा से यही चाहती थी आप तो कि जोला नामी कांटा आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। वो उसकी जानिब घूमा। अंबर को अपनी पुश्त पर उसकी गहरी नज़र चुभ रही थी। लेकिन आपका रद्द अमल मुझे हैरान कर रहा है। आप क्यों बेताब हैं उसे बचाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो सुभान भाई की कभी पसंद रही है? किसने कहा कि मैं उसे बचा रही हूँ? उसने बिना पलटे इस्तफसार किया। चेहरे के बजाय उसकी आवाज़ में असली बेजारियत नुमाया थी। जो मर्जी करें, आई डोंट केयर। इससे पहले कि वो मजीद उससे कुछ कहता, वो मौका दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। जैसे बेतहाशा धड़कते हुए दिल और कपकपाते हुए वजूद के साथ उसने सीने अबूर किए थे। ये तो उसका दिल ही जानता था। कमरे में आकर उसने अपने पीछे बर्क रफ्तारी से दरवाज़ा बंद किया और अगले ही पल पलटकर उसे लॉक कर दिया। फिर सीने पर हाथ रखकर गोया अटकी हुई सांस बहाल की थी। अगली कोई भी बात सोचे बगैर उसने साइड टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन की जानिब कदम बढ़ाए और फिर डायलर में जाकर चंद लम्हात पहले वाला जबर किया गया नंबर डायल करने लगी। नीचे बेसमेंट में बंद जोला दरवाजे से पेशानी टिकाए आंखें मूंदे घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ पीछे रस्सियों में बंधे हुए थे।
पेशानी से खून बहकर अब खुश्क हुआ वहीं जम गया था। मोटी रस्सियों से बंधी कलाइयां मुजाहिमत करने पर जख्मी हो गई थीं और अब उन जख्मों में शदीद जलन हो रही थी। उसके दोनों तलवे भी कांच चुभे होने के बास जख्मी थे। मोटी मोटी लटें चेहरे पर अतराफ में गिरी हुई थीं और बाल कदरे उलझ गए थे। आंसुओं के निशान रुखसारों पर खुश्क हो चुके थे। वो बहुत जर्द लग रही थी और होंठ बेहद सफ़ेद महसूस हो रहे थे। उसने मरी मरी आंखें उठाकर दरवाजे को देखा। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। वो इस खुशबू को पहचानती थी। ये तनवीर की मखसूस परफ्यूम की महक थी। वो आगे आया और उसके सामने पंजों के बल बैठकर उसके लबों से पट्टी नीचे की। उसने भीगती पुरशकवा आंखों से तनवीर का तरोताज़ा चेहरा देखा। रात सर पर चढ़ी हुई थी। वो पूरे दिन से उस कमरे में कैद थी। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? तनवीर भाई, आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? जब्त का एक तनतनहा आंसू उसकी आंख से फिसल कर लुढ़कता हुआ कमीज के दामन में जज़ब हो गया। तनवीर ने मुस्कुराकर उसका आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने नापसंदीदगी से अपना चेहरा पीछे कर लिया। उसे तनवीर के वजूद से घिन आ रही थी। इतने सालों से वो उनके साथ रहकर उन्हें अपना तस्लीम करती आई थी। इतने सालों का जोम यूं खाक हुआ था कि वो खुद भी उस जोम के साथ खाक हो गई थी। उसे बहराम के रवैये ने हमेशा असियत से दो चार किया था, लेकिन फिर भी दिल में एक हौसला था कि बाकी घर वाले उसके अपने थे। आज वो मान कदमों तले ढेर हुआ था और उसके साथ उसके तनहा होने पर मातम कुना थी। उसे आज सही मायनों में अकेला रह जाने का खौफ महसूस हुआ था। तुमने गलत सवाल किया है जोला। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम इस सलूक की मुस्तहक ठहरी। उसकी आंखें और उन आंखों में सनसनाता राज। जोला को उससे उस समय शदीद नफरत महसूस हुई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं ऐसे सलूक की मुस्तहक ठहरूं। ये सब आप लोगों का आमियानापन है। मैंने सबसे बेहिसी की तवक्को की थी, लेकिन आप वो आखिरी इंसान थे जिससे मैं ऐसी तवक्को कर सकती थी। वो लम्हे भर को ठहरी। तकलीफ और तन्हा होने का खौफ से उसका दिल भींच रहा था। आपने ऐसा क्यों किया? आंखों से आंसू लबालब बहते जा रहे थे। तनवीर को उसकी बात ने महसूस किया। नहीं जोला, ये हमारा घटियापन नहीं बल्कि तुम्हारी कर्स्ट किस्मत है। तुम्हारी माँ की किस्मत का साया तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। मेरी माँ को कुछ मत कहें। उनकी बदकिस्मती सिर्फ ये थी कि उन्हें मामू जैसा भाई मिला जिसे अपने नामूस और अना की इतनी कदर थी कि उसके सामने किसी भी इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं रही। अपने गुनाहों का बोझ मेरी मरहुमा माँ के कंधों पर डालकर आप कभी अपने किए से आज़ाद नहीं हो सकते तनवीर भाई। उसने दिल गिरफ्त की और कदरे तनफ्फुर से कहा तो तनवीर की मुस्कुराहट आहिस्ता से गायब हुई। आंखों में सर्द मेहरी ने सर उठाया। तो ना फिरती फिर अपने खूनी रिश्तों के साथ। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने नासमझी से सर उठाकर उसे देखा। जी बीबी, वो अफगान जिसके साथ मिलकर आप हमारे खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही थीं, हम उससे बेखबर नहीं हैं। उसकी आंखें सिकुड़ी। उसे समझ नहीं आया कि तनवीर किसके मुतालिक बात कर रहा है। तनवीर ने उसकी आंखों में लहराने वाला इस्तफसार देखा तो आहिस्तगी से वापस बैठ गया। फिर कुछ समझकर मुस्कुराया, आबरू उचकाए जैसे मुतासिर हुआ हो। एक मिनट, तुम्हारे इस फर्स्ट कज़न ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? वो खुशगवार सी हैरत लिए सर हिला रहा था। जोला को अगले ही लम्हे झमाकी की सूरत याद आया कि बहराम उसके बालों को मुट्ठी में जकड़े जरवली के मुतालिक पूछकर तेज से बिगड़ते हुए जा रहे थे। उसके रगों की खून मुंजमद होने लगा। बहुत वक्त से अंधेरे में रहने के बाद उसके अंदर रोशनी का सामना करने की सकत नहीं थी। तनवीर की मुस्कुराहट अब हिज उठाती हंसी में ढलती जा रही थी। जो साहब आपको किसी हसीन इत्तफाक के तहत मिले मालूम हुए, वो महज इत्तफाक नहीं था। वो आपको ढूंढ चुके हैं। वो कई अरसे से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हें इतना काबिल भरोसा भी ना समझा कि तुम्हें सच्चाई और अपने माबेन रिश्ते से आगाह करते। इट्स सो सैड यू नो। आखिर में मसनूई दुख से कहा और फिर उसके लबों पर पट्टी दोबारा खींचकर चढ़ाई। वो इतनी दम बखुद थी कि मुजाहमत भी न कर सकी। तनवीर दरवाज़ा बंद करके जा चुका था और वो अब तक यकटक सामने देखती बुत बनी बैठी थी। जरवली, उसका अफगान रिश्तेदार जो उसे ढूंढ रहा था, वो सब इत्तेफाक नहीं था। तेज फ्लैशबैक्स की मानिंद कई वाकयात उसकी निगाहों के सामने से गुजरे। जरवली, उसका रिश्तेदार। उससे आगे कुछ भी सोचने पर उसे अपना जहन माउफ होता महसूस होने लगा। ये वही अफगान था जिसके बारे में बहराम उसकी समातों में हमेशा जहर उंडेलते आए थे। वो औरतों को कत्ल कर देते हैं, जिंदा दरगोर कर देते हैं। वो तुम्हारी माँ के कातिल हैं।
وہ مزید سوچ نہ سکی۔ اس کی ماں کے قاتل اس تک پہنچ گئے تھے اور وہ بے خبر تھی۔ آن کی آن میں ہی اسے کمرے کی چھت اپنے سر پر گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پاگل بنائی جا رہی تھی۔ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے اندھیرے میں رکھ کر وہ دن کے اجالے میں اس پر ہنستے ہوں گے۔ جانے یہ زندگی کی کون سی نحس تھی جہاں وہ نہ اپنوں پر بھروسہ کرنے کے قابل رہی تھی، نہ ہی غیروں پر۔ وہ اس بھری دنیا میں اگر کسی پر بھروسہ کر سکتی تھی تو وہ تھا ویلو تھا، لیکن وہ تو اسے آگاہ تک نہیں کر سکی تھی کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسی مار دیے جانے کے قریب ہے، یا تو اپنے ماموں کے ہاتھ یا پھر اپنے افغان رشتہ داروں کے ہاتھ۔ اس نے تھک کر چہرہ جھکایا۔ ہاتھ بندھے ہونے کے باعث اب بازو سے کھینچ کر درد کرنے لگے تھے۔ ایک ہی زاویہ پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس کا پورا جسم کسی پکے دانے کی مانند دکھنے لگا۔ بے بسی اور بے یقینی اس قدر غالب آئی کہ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ اس نے لرزتے لبوں کے ساتھ چہرہ اوپر اٹھا کر ایک پرشکوہ نگاہ ڈالی۔ کہنے کے لیے لفظ نہیں تھے اس کے پاس، مانگنے کے لیے دعا نہیں تھی۔ اسے لگا اب اس کی کوئی دعا اس کے کام نہیں آئے گی۔ وہ آواز دے کر کسی کو پکارنا چاہتی تھی مدد کے لیے۔ اس نے لب واک کیے لیکن وہاں سے محض چند تکلیف دیتی ہوئی سسکیاں ابھری۔ اس نے پھر بھی کوشش کی اور سسکتے ہوئے اپنے پیشانی دروازے پر ماری۔ زخم پر مزید چوٹ پڑنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہونے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی گاہے بگاہے اپنی پیشانی اس دروازے پر مار رہی تھی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سن سکے گا، ہاں کوئی تو ہوگا۔ لاؤنج میں صوفے پر وہ پیر جھلاتی ہوئی آڑے ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ عشاء کا وقت گزر گیا تھا۔ سب کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے اور وہ لاؤنج میں لیٹی تھی، فون کی اسکرین اسکرول کرتے ہوئے بور ہو رہی تھی۔ اس نے کئی دفعہ زولا کو بھی فون کیا تھا لیکن گھنٹیاں جا کر پلٹ آئی۔ اس نے بدمزہ ہو کر فون ایک جانب ڈال دیا۔ ابھی چند ساتیں سر کی تھی کہ اس کا فون وائبریشن موڈ پر ہونے کے باعث تھر تھرایا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور پھر اٹھتے ہوئے جھٹ فون بھی اچک لیا۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ ایک دل کیا کہ بجنے دے، لیکن پھر جانے دل میں کیا سمائی کہ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے محتاط سا ہیلو کہا۔ سیکیورٹی رسکس کی وجہ سے عالمگیر نے اسے اور باقی تمام گھر والوں کو کسی بھی غیر شناسا نمبر کی فون کال اٹھانے سے منع کیا تھا، لیکن اگلی جانب سے کسی اجنبی خوفزدہ آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ امبر کی آواز کو نہیں پہچانتی تھی کیونکہ سبحان کی شادی ان کے وہاں سے یہاں آنے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ ساکت ہوئی، اگلی کی باتیں سنتی رہی اور پھر یخلکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اگلا لفظ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، لیکن شاید وہاں کوئی آ گیا تھا، اسی لیے امبر فوراً ہی فون رکھنا پڑا تھا۔ لالا، عالمگیر لالا۔ وہ اگلے ہی پل بوکھلا کر عالمگیر کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس دن سے وہ ہمیشہ خائف رہی تھی۔ اسی دن کے لیے اس نے کبھی اپنا فون سائلنٹ تک نہیں کیا تھا کہ زولا کو کبھی بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب کوئی چرچراتے ہوئے ٹائرز کے ساتھ ڈیرے کے حدود میں داخل ہوا تھا۔ درمیانے لاؤنج میں اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے خیبر شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی بیساکھی ایک جانب رکھی ہوئی تھی اور چہرے پر خاموشی تھی۔ آنکھیں داخلی دروازے پر لگی تھی۔ وہ اندر چلا آیا۔ خیبر اور اس کے درمیان کم سنی میں کبھی اتنا فاصلہ نہیں رہا تھا جتنا فاصلہ ریشم کی موت اور عرب کے چلے جانے کے بعد اود آیا تھا۔ ان کے سامنے استادہ زرولی کو اسی پہر احساس ہوا تھا کہ ان کے درمیان اس کی سوچ سے کہیں زیادہ دوری آ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ انہیں اور عرب کو علی اعلیٰ اعلان اپنے گھر آنے کے شہرازہ بکھر جانے کے لیے مورد الزام ٹھہراتا آیا تھا۔ اس نے ہم وقت ان دونوں کو الزام دینے کے بعد خیبر کی جانب امید طلب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے رگوں میں بہتے خون کا آخری قطرہ تک یہ چاہتا تھا کہ وہ کبھی تو اس کو ایک زناٹے دار چانٹا لگا کر اس جرم کی نفی کریں، اس الزام سے خود کو بری الزامہ قرار دیں جسے وہ ہمیشہ ان کے کھاتے میں درج کرتا آیا تھا۔ وہ دونوں یک ٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تلخی، تناؤ، زخم، تعصب، اس کی آنکھوں میں ان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ ان آنکھوں کو پڑھنا جانتے تھے۔ یہ آنکھیں ریشم کی آنکھوں کا پرتو تھیں۔ وہ ان میں تحلیل ہوئی کسی بھی تاثرات کو کیسے جانتے بوجھتے اپنی کم فہمی پر محلول کرتے۔ وہ جانتے تھے زرولی ان سے، عرب سے، محض ایک بار اس الزام کی نفی چاہتا ہے، اس سے انکار چاہتا ہے۔ اسے ان دونوں کو معاف کر دینے کے لیے بس ایک وجہ درکار تھی، پھر بھلے ہی وہ وجہ بھوندی کیوں نہ ہوتی۔ اسے اس وجہ سے مشروط غیر مشروط عقل و فہم سے بالا تر ہونے یا نہ ہونے کا کوئی غم نہ تھا۔ وہ بس ان دونوں سے بھی وہی چاہتا تھا جو وہ ہمیشہ سے خود کرتا آیا تھا۔ اس کی ہلکی کتھئی آنکھوں میں زخم ابھرا۔ وہ ان سے ایک بار اعتراف چاہتا تھا کہ جس عمر کے لیے وہ ان دونوں کو تا عمر ڈیٹیسٹ کرتا آیا ہے، وہ ان دونوں سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ان سے اقبال جرم نہیں بلکہ انکار جرم چاہتا تھا۔
खैबर ने उसकी आंखों में उभरते हुए जब्त की जख्म को देखा था। उन्हें अपनी रगों में कुछ चुभा था, लेकिन चेहरा यूं बेतासुर था, गोया कोरी स्लेट हो। अगर वो रेशम जैसा था, तो अरब और खैबर एक दूसरे का अक्स थे, मदगम होते, तफरीक से आज़ाद एक सा अक्स। वो कभी उसके सामने इनकार जुर्म करके उसकी ज़िंदगी भर की नफरत भरी रियासत को लात नहीं मारना चाहते थे। वो दोनों जानते थे कि किसी को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा कर अपना गम उस इल्ज़ाम के तहत थोप कर जिंदा रहना, अपने अमल की जिम्मेदारी लेकर हयात की घुट्टियों में लपेटा मलामत का खून रगों में कतरा कतरा किसी जहर की मानिंद उतारने से बहुत बेहतर था। उन दोनों ने किसी भी बहामी मुशावरत के बिना पर जरवली को उसकी तकलीफ से दूर रखने का खामोश अहद बांध रखा था, जिसकी खिलाफ वर्जी उन दोनों में से किसी को भी अजीज नहीं थी। वो उसका खुद से नफरत करना बर्दाश्त कर सकते थे, मगर वो उसे खुद को कोसते और गिल्ट की जहर खुंद राहदारियों से गुजरने देना नहीं चाहते थे। ये राहदारियां महज उन दोनों के लिए थीं, ये उन दोनों के लिए ही होनी चाहिए थी। वो आगे बढ़ आया, कुछ भी कहे बगैर एक जानिब सोफे पर आ बैठा। कई सालों पहले हुआ हादसा उसकी वापसी के बाद यकलख्त ही ताज़ा हो गया था। वो कभी उस हादसे से आगे नहीं बढ़ सकते थे। उसी लम्हे जरवली ने दिल में इस अजियत देती हुई हकीकत का अदराक किया था। कैसी रही तुम्हारी अफ्ताही तकरीब? खामोशी तोड़ने को खैबर जान ने सवाल किया था। उसने महज सर हिलाया। ठीक थी। मुलाजिम ने यकीनन तुम्हें आगाह कर दिया होगा, उन्होंने खुंकार कर कहा। उसने फिर सर हिलाया, जवाब नदारत। अरब वापस आ गया है। किसी हथौड़े की मानिंद ये खबर जैसे उसके असाब पर लगी थी, लेकिन वो बिना रद्दे अमल दिए बैठा रहा। आंखों के सामने गुजरे आयाम का धुआं भर गया। उसकी बसारात जलने लगी। एक फैसला करके उसने चेहरा खैबर की जानिब फेरा। क्यों आया है? बल्कि ये कहना चाहिए कि क्या लेने आया है? जायदाद का हिस्सा लेने आया है। उसके आबरू ना चाहते हुए भी ऊपर उठे। फिर आंखों में जैसे कड़वा सा इस्तजाइया सा तासुर घुलने लगा। लबों पर ना चाहते हुए भी तंजिया तबस्सुम रेंग गया। जायदाद? क्या आपने उसके इस ढकोसले पर यकीन कर लिया? उन्होंने खिलाफ मामूल सर अस्पात में हिलाया। वो उन्हें देख कर रह गया। वो जायदाद का हिस्सा लेकर कुछ ही दिनों में टल जाएगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों तमीज़ से भाई भाई बनकर रहो। मैंने उसे तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। वो जब तक यहाँ है, तुम दोनों कमरा शेयर करोगे। वो भग से उड़ा था। खैबर उसे यूं इतला दे रहे थे, गोया मौसम की कोई खबर सुना रहे हो। कुछ लम्हात के लिए वो दम बखुद रहा। क्या कहा आपने? जो मैंने कहा तुमने सुन लिया। वो तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहेगा। वो अपनी जगह से बेइख्तियार उठा। आंखें अचंभे से पूरी खुल गई थीं। मेरे कमरे में क्यों रहेगा वो? क्या इस डेरे के बाकी कमरों में आग लग गई है? कुछ लम्हात पहले तक खुद को कंपोज रखने की कोशिश करता हुआ जरवली अब के पूरी तरह हत्थे से उखड़ गया था। ठीक है कि वो खैबर जान के फैसले पर उसे यहाँ लाख कदौरतों के बाद भी रहने दे रहा था, लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो उसके साथ अपना कोई भी ज़ाती मामला बांटे। ये उसके लिए नाकाबिले कबूल था। पहले भी तो तुम दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे। उनकी मासूमियत अपने अरूज पर थी। उसका मुंह वाज़े तौर पर खुल गया था। जरवली को शायद ही किसी अंदाज ने इतने अरसे में इतना मुताज्जिब किया था। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले वो मेरा भाई था और अब सिर्फ एक गद्दार है। लब भींचकर बहुत जब्त से कहा, लेकिन बेसूद। खैबर जान पर अब उसकी किसी जज्बातियत का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सब तय किए बैठे थे। गद्दार भाई नहीं होते क्या? सवाल बहुत बेसाख्ता था। वो उन्हें देखता जैसे खुद में जवाब टटोलने लगा। उन्होंने उसे पल भर के लिए लाजवाब कर दिया था। भाई भाई होते हैं जरवली। वो गद्दार हो या गमख्वार, वो हमेशा भाई ही रहते हैं। क्या मैं इब्राहिम से आज तक इतनी मुसाफतों के बाद भी अपना ताल्लुक तोड़ पाया हूँ? नहीं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। खून खून को आखिरकार ढूंढ ही लेता है। तुम भी उस बात को जितनी जल्दी कबूल कर लो, इतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वो उठ रहे थे। उन्हें अब मजीद उससे कोई बात नहीं करनी थी। उसने बेयकीनी से सर हिलाया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ। रिटाई की कमी तो खैर किसी में नहीं थी। साखी पर दोनों हाथ रखे वो उसकी किसी भी बात का असर लिए बगैर बहुत ही पुरसकून लग रहे थे। ऐसा करके आपको क्या लगता है कि हमारे माबेन फैली हुई दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी? उसने जहर खुनसा कहा, जैसे उसे खैबर की इस हरकत की तोज़ी मिल गई हो। वो उसके सवाल की नौयत के बरक्स मुस्कुराए थे, फिर शाने उचकाए। क्या मैं तुम्हें कहीं से मैच में कर लगता हूँ, जो तुम दोनों के सीनों में मोहब्बत का अलाव धहका सकूं? फिर उसे मेरा कमरा देने का क्या मकसद? उसने उसी तरह तेज लहजे में पूछा था।
खैबर ने एक बार फिर शाने उचकाए। ये मेरा डेरा है, यहाँ वो होगा जो मैं चाहूँगा, और मुझे अपने फैसलों के लिए किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना। ख्वाहिश हो। ठीक हो गया। आखिर में पश्तो के दो लेकिन हतमी लफ्ज़ बोलकर वो वहाँ से टलने के लिए पलट गए थे। वो उनसे मज़ीद जर करता, लेकिन खैबर ने उसे मज़ीद मौका नहीं दिया था। वो अगले ही पल जीने फलांगता हुआ, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उन जीनों को अपने कदमों तले रोनता हुआ चंद जस्तों में ही बालाई मंजिल पर जा पहुंचा था। नीचे खड़े खैबर ने गहरा सांस लेकर सलनफी में हिलाया। उसने आगे बढ़कर उस कमरे का दरवाज़ा धड़ाक से खोला। उसकी निगाह उसके सिया जूतों के पास रखे दस्ती बैग पर पड़ी। उसी के साथ उसकी ऊपर उठती हुई निगाहों ने आरब को सफ़ेद बेड पर बैठे सामने बनी खिड़की से बाहर देखते देखा। उसके आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल होने पर भी वो नहीं चौंका था। फिर आहिस्ता से चेहरा उसकी जानिब फेरा। उसकी सब्ज आंखें जरवली की आंखों से मिली। खिलाफ मामूल उनमें कोई जज्बा नहीं था। उसका इर्तिकाज खाली था। ये कमरा तुम्हारा है? उसने उंगलियां बंद करके अंगूठे से बेड की सिमत इशारा करके पूछा। आवाज़ ठहरी हुई थी, लहजा मुअतदिल, और अंदाज ऐसा था कि अभी जरवली सर अस्पात में हिलाता और वो अपना सामान लिए उस कमरे से बाहर चला आता। उसे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जरवली को ड्रामा बेहद पसंद था। लबों को सीधी लकीर में भींचकर वो दरवाज़ा यूं ही अध खुला हुआ छोड़कर अंदर चला आया। इतनी सेहलमंदी से पूछोगे तो मुझे खदशा गुजरेगा कि तुम कहीं वाक़तन जायदाद का हिस्सा लेने तो नहीं आए। लबों के बरक्स आंखों में तबस्सुम लहराया था। अरब ने संजीदगी से सर उठाकर उसे देखा। अगले ही पल अपनी जगह से उठा और नीचे झुककर दस्ती बैग उठाया। इससे पहले कि वो उसके साथ से निकलकर बाहर की सिमत कदम बढ़ाता, जरवली ने उसके कोहनी से थमकर पीछे घसीटा था। उसने पहले उसकी मुश्तिल गिरफ्त में अपनी कोहनी देखी और फिर आंखें उठाकर उसे, अगर मेरे डेरे पर किसी भी जानदार को तुम्हारी वजह से बाल बराबर भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इस डेरे की ज़मीन में जिंदा दफन कर दूंगा। याद रखना। उसके लहजे की दबी दबी गुर्राती हुई तंबी और आंखों की काट पर अरब ने बेतासुर अंदाज में उसे देखते हुए अपनी कोहनी से उसका हाथ झटका था। जबड़ा जमाने पर उसकी कनपट्टी लम्हे भर को मुतहरिक हुई थी। जो सच और झूठ की तस्दीक किए बगैर जज्बात में आकर अपने फैसलों को फैक्ट तस्लीम कर ले, उन्हें मैं खुद को दफन करने की इजाज़त नहीं देता। लोगों को झटका देने वाली ठंडक थी उसकी आवाज़ में। उसके जवाब पर जरवली के आबरू ना समझी से इकट्ठे हुए। अगले ही पल पर उसके गिरेबान पर किसी भूखे गुस्सेवर शेर की मानिंद झपटा था। अरब की साकित पुतलियों में एक लम्हे की जंबिश नहीं उभरी। सच और झूठ के मुतालिक अपनी जुबान खोलने का हक बहुत पहले तुम खो चुके हो, समझे? उसके गिरेबान को झटका देकर गोया उसे बावर करवाया। मैं इस हक के साथ बहुत कुछ खो चुका हूँ, अपनी इंसानियत भी। इसलिए अगर तुमने अगले 1 मिनट में मेरा गिरेबान नहीं छोड़ा तो मैं जो भी करूँगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। बहुत ही सादा लहजे में कहा। जरवली दांत जमाए हुए उसे चंद पल काट खाने वाली नज़रों से देखता रहा और फिर अगले ही पल एक झटके से उसका गिरेबान छोड़कर 2 कदम पीछे हटा। गद्दारों को जगह देने का खामियाजा भुगतेंगे खैबर जान। बुज़दिलों को जगह देने का खामियाजा भी तो भुगत ही रहे हैं वो मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में सुलगती हुई लकड़ियों का सा आंसू देखकर वो खोल उठा। पीठ दिखाकर भागने वालों के मुंह से किसी और पर बुज़दिली की तोहमत लगाती हुई बातें अच्छी नहीं लगती। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ वो बातें कहने खड़ा हूँ जो आपको अच्छी लगे। सीधे लहजे में मुतासिर हुए बगैर कहा तो जरवली अगला एक पल जाए के बगैर कमरे से बाहर की जाने बढ़ गया। अपने पीछे वो दरवाज़ा ठा मार कर गया था। अरब ने दस्ती बैग नीचे रख दिया। अभी वो खड़ा ही था कि अगले ही पल दरवाज़ा उसी जारियत से खुला और दंदनाता हुआ जरवली अंदर आया। बेड के पास आकर तकिया और कंफर्टर झपटा और फिर बाहर निकलकर दरवाज़ा उसी कुव्वत से बंद किया। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे भी इतनी ज़ोरदार आवाज़ पर उड़ गए थे। उसने गहरा सांस लिया और वहीं बेड पर बैठ गया। हथेली सर पर फेरता वो अब कुछ सोच रहा था। नीचे लाउंज में एहतजाज के तौर पर उसने तकिया और कंफर्टर लाकर सोफे पर फेंका था। फिर बड़बड़ाता हुआ सोफे पर लेट गया। अरब की वापसी पर उसका पारा शदीद हाई था और मूड बिगड़ा हुआ था। ऊपर कमरे में अरब कुछ सोचकर बेड से उठने लगा था, लेकिन जेब में जू जू बजते फ़ोन ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। उसने जेब में उड़से हुए फ़ोन को निगाहों के सामने किया। आलमगीर कॉलिंग लिखा जगमगा रहा था। उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया।
नीचे सोफे पर दराज सर वाली उठ बैठा था। जहन में इतनी गुत्थियां थीं कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अभी वो अपनी जगह से उठने ही लगा था कि पथरीली रविश पर झटके से रुकती हुई कार ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मुबजिल करवाई थी। वो आंखें सुकेड़ कर उठा, शायद शेर शहर से वापस आया हो। लेकिन दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए उसे हारूत की औकाड़ नजर आई थी। वो मकबूत अल हवास उसी की जानिब दौड़ता हुआ आ रहा था। तुम इस वक्त यहाँ? खैर तो है? जहीर लाला की तबीयत तो ठीक है ना? उसने मुतफक्किर होकर पूछा, लेकिन हारूत ने फूले हुए सांस के साथ सर नफी में हिलाया था। अरब आलमगीर की जानिब से सुनाई गई खबर पर आहिस्ता से उठा था और फिर उससे पहले कोई कुछ समझ पाता वो तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर की जानिब लपका था। नीचे दाखिली दरवाजे के सामने खड़ा जरवली भी इतना ही अंगिश्ते बज्जा था। उसे यकीनन हारूत ने वही बताया था जो कुछ लम्हात पहले आलमगीर ने उसे फ़ोन पर बताया था। वो उन दोनों की जानिब देखे बगैर ही साथ से निकला, लेकिन जरवली उसके पीछे उसी तेजी से बढ़ा था। अरब ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला तो किसी ने पूरी कुव्वत से उसका दरवाज़ा हाथ मारकर बंद किया था। उसने शदीद नागवारी से मुकाबिल को देखा। कहाँ जा रहे हो तुम? हारूत उनसे चंद कदम फासले पर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसे यकीनन डेरे पर काम करते किसी मुलाजिम ने अरब के वापस आने की खबर दे दी थी, इसीलिए वो उसे यहाँ देखकर हैरान नहीं लग रहा था। जरवली, दरवाज़ा छोड़ो, मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने के लिए अपना सरापा ढाला ही था कि जरवली ने अगले ही पल दोबारा दरवाज़ा उसी कुव्वत से बंद किया था। अब तुम मेरे डेरे पर हो, तुम मानो या ना मानो तुम मेरे पाबंद हो। उसके अटल अंदाज पर अरब ने बजते हुए फ़ोन की स्क्रीन सामने की और फिर कॉल मुंतका करके उसे देखा। वो उसे किसी तौर पर भी यहाँ से टलने देने वाला नहीं लग रहा था। जोला को उसके मामों ने तशद्दुद का निशाना बनाकर बेसमेंट में कैद कर दिया है। अगर मैंने मज़ीद देर की तो वो उसे किसी बयाबान इलाके में डिपोर्ट कर देगा जहाँ हमें उसका सुराग तक नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे रास्ते से हटो जरवली। उसने बहुत जब्त से कहकर दरवाजे पर रखा हुआ उसका हाथ झटका था। फिर दरवाज़ा खोलता हुआ अगले निश्चित पर बैठ गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता दरवली उसके बराबर वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रहा था। उसने बगौर उसे बैठते हुए देखा। जरवली ने उसकी जानिब नजरें फेरी और फिर उसके सवालिया अर्तकाज के जवाब में महज इतना कहा, हशर वाले दिन मुझे भी मोरे को अपना चेहरा दिखाना होगा। उसकी ज़रूरत नहीं है। उसने इंगेशन में चाबी घुमाई। मैं उसे रेस्क्यू कर सकता हूँ। नपातुला सा कहा, हाथों की सकनात में फुर्ती थी और चेहरे पर तशवीश थी। जरवली ने उस पर एक उचटती सी नापसंदीदा निगाह डाली। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे कार में बैठे हो। उसने जताकर कहा तो वो गड़बड़ाने के बजाय ढिठाई से सामने देखता बैठा रहा। साफ जाहिर था कि वो जोला के लिए उसके साथ जाना चाहता था। उन दोनों की एक दूसरे के लिए अदावत एक जानिब और जोला के मामले में यकता होना एक जानिब था। तुम्हें इस डेरे पर रहना है या नहीं? उसने ठहर कर एकदम पूछा तो अरब ने लब भींच लिए। खुले शीशे से हारूत चेहरा झुकाए हुए उससे कुछ पूछ रहा था। मुझे भी तुम लोगों के साथ चलना चाहिए? नहीं। इससे पहले कि जरवली जवाब देता वो बोल उठा। वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। तुम यहाँ डेरे पर रहो, शेर लाला भी नहीं है। खैबर जान और डेरे को गार्ड करो। एक पल ठहर कर उसे हिदायत दी। हारूत सर हिलाता हुआ बिना जर किए हुए सीधा हुआ और वो उसी लम्हे कार तेजी से रिवर्स करता पथरीली रविश से निकाल ले गया। पीछे उड़ती हुई धूल में हारूत बस उसके दूर जाती हुई कार को परेशानी से देखता रह गया। रात के इस पहर बैराम हसन का महल रोशनियों में भी तारीकी का मजहर था। घास के कतातों पर दूर दूर तक सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे। मसला अफराद हाथों में भारी भरकम बंदूक लिए आ जा रहे थे। 10 मिनट की ड्राइव के बाद अंदरूनी पोर्ट से बहराम की कार शिकस्ता अंदाज में अंदर बढ़ रही थी। कार पार्किंग में आकर रुकी तो वो चंद पल पिछली नशिस्त पर किसी गैर मरी नुक्ते पर सर्द निगाहें जमाए हुए बैठे रहे। कई सातों बाद कार का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकले तो रात गहरी मालूम हो रही थी। उनका तना हुआ चेहरा इस बात पर शाहिद था कि बैरिस्टर आसिफ से वो जो भी मुतालबा करने गए थे उसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। दाखिली दरवाजे से अंदर बढ़ते हुए उनका तनावज़दा चेहरा गोया सिया पड़ रहा था। लाउंज के बैरूनी हिस्से में कदम रखें तो सामने ही तनवीर बैठा नजर आया। उनकी साकित निगाह फिसलकर सुबहान के कमरे की जानिब भटकी। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो आगे बढ़ आए। तनवीर जो एक जानिब हुआ गौर सा टीवी के चैनल्स बदल रहा था, उनकी मौजूदगी महसूस करके सीधा हुआ। वो गहरा सांस भरकर संजीदगी से सरबराही सोफे पर आ बैठे। मामला बना? तनवीर ने चंद पल तो उनके खामोश बेजान चेहरे को देखकर कयास आरी करना चाही,
लेकिन फिर खुद ही हथियार डालकर पूछ बैठा। उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया। एक मुलाजमा ने आगे बढ़कर उन्हें पानी से भरा हुआ ग्लास थमाया। एहसन ने बिना किसी वजह से इनकार कर दिया है। मैंने आसिफ साहब से वजह जाननी चाहिए थी, तब भी कुछ मालूम नहीं हो सका। वो इसी बात पर मसर हैं कि ये रिश्ता वो अपनी वजह से कॉल ऑफ कर रहे हैं। और आपने उनकी बात पर यकीन कर लिया? वो जैसे बदमज़ा हुआ। बहराम ने गटागट पानी पीकर ग्लास सेंट्रल टेबल पर रखा और सर नफ़ी में हिलाया। यकीनन वो असल वजह बताकर मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहते। चलो, किसी को तो आपकी शर्मिंदगी का ख्याल है, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन बहराम हसन का सफ़ेद संजीदा चेहरा देखकर उसकी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हो गई थी। मेरा मतलब है कि जिस भांजे को आपने सारी जिंदगी सरपरस्त बनकर पाला, उससे बेहतर तो बैरिस्टर आसिफ ही ठहरे, जिन्होंने आपको सुबकी से तो बचा लिया। अब इससे पहले मम्मी और सुभान भाई वापस आकर कोई तमाशा करें, आप जोला को आज़ाद करके उसका मुंह बंद करवा दें। वो अब उठ रहा था, साथ ही निगाह कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर डाली। शायद उसकी ड्यूटी का वक्त हो चुका था, उसे अस्पताल के लिए निकलना था। तुम्हारी माँ को मजीद 1-2 इवेंट्स भुगताने हैं, तो वो तो चंद दिन बाद ही लौटेगी। और सुभान को मैं 2 दिन के लिए फौरी बिजनेस ट्रिप पर आज ही शहर से बाहर भेज चुका हूँ। वो कनपट्टी सहलाते हुए उसे बता रहे थे। तनवीर ठहरा, आबरू नसमसी में सिकेड़े। अब मामला ख़त्म हो चुका है। जोला के लिए कहीं और रिश्ता देखकर उसे फारिग करने तक आपको उसे आज़ाद करना ही होगा। उसे कैद रखने का मकसद इस रिश्ते की सूरत ख़त्म हो चुका है। लेकिन बहराम ने सख्ती से सरनफी में हिलाया था। उनकी आंखों से लपेटें निकलती देखकर वो जाते जाते रुका। उनका चेहरा बगौर देखकर कुछ जांचा। आप क्या करना चाहते हैं डैड? कोई इंतहाई कदम मत उठाइएगा। उसे उसकी सज़ा मिलेगी जब तक उस लड़की का दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता। ये ऐसे ही इस तहखाने में कैद रहेगी। बचपन की सजाएं भूल गई है शायद उसे। दिमाग दुरुस्त होने तक उसका खाना पीना बंद रहे तो ही उसके लिए बेहतर है। तनवीर के आबरू हैरत से ऊपर उठे। वो मर जाएगी, पहले ही इतनी नाजुक सी है। ऐसी लड़कियां नहीं मरती, कुछ नहीं होता उन्हें। तनवीर जानता था कि उनसे मजीद बहस अबत है, इसीलिए सर हिलाता हुआ लाउंज से चला गया। वो वैसे ही अनजली बत्तियों में बिना जंबिश किए उस लाउंज में बैठे रहे थे। तनवीर जा चुका था। वो उठे और तहखाने की जीने अबूर करके नीचे आए। बिना चाप पैदा किए एहतियात से निचला दरवाज़ा वाकिया और फिर चाबी घुमाकर उस दरवाजे का कफ्ल खोला। वो अंदर बेसूद एक जानी पड़ी थी। उसके होंठ सफ़ेद, आंखें बंद बंद थीं। पेशानी पर जख्म सूख गया था और बालों की लंबी लटों में मिट्टी की सफ़ेदी दिख रही थी। वो आगे आए, एक जानी पड़ी हुई कुर्सी कदरे आवाज़ से खींचकर उसकी ऐन सामने रखी तो वह बुरी तरह से बौखला कर सीधी हुई थी। उसकी बंद आंखें सर पर जलते हुए सफ़ेद बल्ब में बमुश्किल खुलकर सामने मौजूद बहराम का सपाट वजूद देख रही थी। तुम्हारी वजह से जितनी जिल्लत का सामना मुझे आज करना पड़ा है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कितनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए एक अदद इज़्ज़तदार घराना चुना था। मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करके अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना चाहता था, लेकिन तुम हो ना आखिर जिमल जैसी बदचलन औरत की औलाद। तुम्हें इज्जत कहाँ रास आएगी? वो उसे देखते नफरत से फंकार रहे थे। उसकी आंखों के कटोरे में लबालब पानी भर गया। पपड़ी जमे होठों से सिसकियां उभरी। वो आगे बढ़े और बेदर्दी से झपटने की सूरत उसके होठों पर बंधी पट्टी नीचे की। मामू, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आपको किसने क्या बताया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ मामू। उसे लगा वो उनकी मदद कर रही है। वो उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहती थी, लेकिन वो उसका अल्फाज पर यकीन नहीं करना चाहते थे। उसे इसी पल एहसास हुआ था कि उसके मामू उससे शदीद नफरत करते थे। बेकसूर? और तुम? उन्होंने बेरहमी से उसकी जानिब देखकर पूछा और फिर हद तक आमेज अंदाज में सर झटका। तुम बेकसूर हो, क्या तो कसूरवार हम हैं? मामू प्लीज़, मैं आपको सब सच बता सकती हूँ। प्लीज़ मेरे हाथ खोल दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके चेहरे से शदीद तकलीफ के आसार झलक रहे थे, लेकिन बहराम पर उसकी अजियत का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। वो आगे बढ़े और उसे बालों से जकड़कर उसका चेहरा करीब किया। वो दर्द की शिद्दत से बिलबिलाई थी। आंसू फिसल फिसल कर गर्दन में लुढ़कते जा रहे थे। मेरे साथ ज़्यादा खेल तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है लड़की। मैं 3 सालों पहले तुम्हारा याराना अभी भूला नहीं हूँ। बल्ब की सफ़ेद रोशनी बहुत तेज़ हो गई थी, या वो उसकी आंखों में चुभती थी। उसे अदराक न हो सका। बहराम के जुमले ने उसे गुम कर दिया था। अगर बर वक्त मुझे तुम्हारे चक्कर का अंदाज़ा ना होता
تو آج میں بھی اپنے باپ کی طرح اپنی پیشانی کی کالک صاف کر رہا ہوتا، لیکن نہیں، میں اپنے باپ کی مانند قابل رحم زندگی کا چناؤ کبھی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ایسی جگہ بیا دوں گا کہ تم زندگی کا کوئی سورج کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط بالکل کھو دوں، مجھے بتاؤ کہ زرولی کو تم کب سے جانتی ہو؟ دانت پیستے ہوئے تیز سے سیاہ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے پوچھنے پر گنگ ہوئی زولا کی تکلیف سوا ہوئی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ ماموں، میں ان سے اتفاق سے، اس نے کہنا شروع کیا، لیکن بہرام نے ایک شدید چانٹا اس کے رخسار پر مارا تو وہ پیچھے دیوار سے ٹکرائی۔ وہ آگے بڑھ کر اب دوبارہ اسے بالوں سے جکڑ کر اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا صرف سچ۔ ان کی گرراہٹ پر زولا کو اپنے وجود سے جان سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا وجود تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ آدھ کھلی ہوئی گلابی آنکھوں سے اسے بہرام کا گڑمڑ چہرہ دکھائی دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماموں، میں زرولی کو نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے باپ کے خاندان سے ہے۔ لیکن وہ شدت سے اس کے بال چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا میں تمہیں کسی زاویے سے احمق لگتا ہوں؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ تم ان کے ساتھ میرے خلاف سازش کر رہی ہو؟ ہاں؟ اس سزائیہ سا سر جھٹکا اور جھک کر اس کے لبوں پر پٹی کھینچی۔ جب تک سچ بولنے کے لیے تم آمادہ نہیں ہوگی، تب تک تمہیں اسی تہہ خانے میں پڑے رہنا ہوگا۔ آخری جملہ کہہ کر وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے پلٹ گئے تھے۔ وہ بھری آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھے گئی۔ اب اس میں گریہ بازی کرنے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے وجود کی طاقت سلب ہو رہی تھی۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرتی ہوئی کسی بڑی بلا کی مانند برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کے اس پہر بھی سڑک پر ٹریفک بہہ رہا تھا۔ وہ اندھا دھند گاڑیوں کے درمیان سے اپنی سیاہ کار نکالتا ہوا اسٹیئرنگ جاریت مہارت سے گھما رہا تھا۔ کان میں جمے بلوٹوتھ سے فون کی کال جوڑ کر اس نے کسی عاطف کو مخاطب کیا تھا۔ کار سے کچھ فاصلے پر ایک عظیم الجثہ سفید ٹرک تھا۔ عرب نے اگلے ہی پل اسٹیئرنگ گھمایا۔ ایک لمحے کے فرق سے گاڑی بنا کسی تردد کے اس ٹرک میں ٹکرا کر تباہ ہو سکتی تھی۔ زرولی نے بے اختیار ہی اوپر لگا ہوا ہینڈل تھام لیا تھا۔ ایک اچھٹتی نگاہ اس پر بھی ڈالی۔ بہرام گھر واپس آ گیا ہے۔ ایک فاصلے پر اپنی کار میں اندھیرا درخت کے سائے میں چھپا ہوا عاطف اسے مطلع کر رہا تھا۔ دوسری جانب وہ اس سے اس کے آنے اور جانے کے اوقات کار کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ دوپہر میں گیا تھا اور کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا ہے۔ مجھے معاملے کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ خاصا سنجیدہ اور قدرے الجھا ہوا لگ رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا چھوٹا بیٹا تنویر بھی ہاسپٹل کے لیے نکلا ہے۔ گھر میں محض بہرام ہے۔ سبحان کی بیوی بھی شام میں اپنے مائکے جا چکی ہے۔ وہ اسے تفصیلی رپورٹ دے رہا تھا۔ عرب نے کان میں لگے ہوئے بلوٹوتھ کا بٹن دبایا اور کال کا سلسلہ قطع ہو گیا۔ گھر میں بہرام اکیلا ہے، اس نے بنا اسے مخاطب کیے اطلاع دی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے زرولی نے سر ہلایا۔ 2 تھپڑ لگا کر کنپٹی پر بندوق رکھیں گے تو طوطے کی طرح فر بولنے لگے گا۔ لیکن عرب نے اس کی پیشکش پر سر نفی میں ہلایا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھنے لگا۔ تم میرے لیے ٹائم اسٹال کر رہے ہو، اسے اپنے ساتھ بزی رکھو گے، کیسے میں نہیں جانتا، لیکن اس سے بات کرو، مجھے 35 منٹ چاہیے۔ اس نے گویا پوری جمع تفریق کر کے اسے بتایا تھا۔ پھر کار ایک سنسان جگہ پر ایک جھٹکے سے روکی۔ اس کے گھر میں محض ایک بندہ سامنے سے جا سکتا ہے، اور وہ ہو تم۔ زولا کو جس بیسمنٹ میں اس نے قید رکھا ہے، اس کا راستہ اگبی طرف سے ایک سرنگ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس سرنگ میں اس کے باڈی مینس سیکیورٹی کے طور پر ہم وقت موجود رہتے ہیں۔ کسی چڑیا کے پر کی پھڑپڑاہٹ پر بھی وہ بنا کسی تفتیش کے اگلے کو بھون دیتے ہیں۔ مجھے وہ کراس کر کے زولا کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ فون اپنے ہاتھ میں رکھنا، میں تمہیں 35 منٹ بعد ٹیکسٹ کروں گا۔ تمہیں باہر آ کر اسے ڈیرے پر لے جانا ہوگا۔ وہ روانی سے بول کر اب فون میں کھلا ہوا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ یہ نقشہ اسی نے تشکیل دیا تھا جب وہ اس گھر میں مالی اور ڈرائیور کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس نقشے کا ہونا اس کے لیے ناگزیر ہوگا۔ زرولی سنجیدگی بھری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں خود کو ایز اے بیٹ یوز کروں گا، اس لیے اگر تم کوئی مس ہیپ ہوتے ہوئے دیکھو تب بھی۔ اس نے سبز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، ان میں تنبیہ تھی۔ تب بھی تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں کبھی تمہارے پیچھے نہیں آیا، نہ آگے میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ تنے چہرے کے ساتھ لہجے میں کاٹ لیے کہا تو عرب نے متاثر ہوئے بغیر سر ہلایا۔ گڈ، اب تم کار کو سامنے روڈ سے ٹرن کے بعد ایک جگہ روکو گے تو سامنے ہی حسن ہاؤس نظر آئے گا۔ چند سیکیورٹی چیکس کے بعد وہ تمہیں اندر جانے دیں گے۔ اپنا اصل تعارف کروانا، چلتا ہوں۔
अगले ही पल उसकी बात सुने बगैर वो दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर निकला और फिर जरवली की निगाहों के ऐन सामने वो साय में किसी साय की मानिंद गायब हो गया। उसने अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला और फिर ड्राइविंग नशिस्त पर आ बैठा। अरब उस महलनुमा घर के पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। आग भी तरफ चौके दाखिली दरवाजे की मानिंद अमूमी तौर पर सिक्योरिटी का पहरा हल्का हुआ करता था, इसीलिए वो आतिफ के जरिए अपने चंद बंदे कुछ दिन पहले ही यहाँ तैनात करवा चुका था। जिस दिन वो शहरी को देखने जेल तोड़कर भागा था, उस दिन जोला को उसके साथ अस्पताल में देख लिया गया था। उस दिन के बाद ही उसने आतिफ को यहाँ की दाखिली और खारजी उमूर पर पहरा देने और मुखबरी करने के लिए मुख्तस कर दिया था। अंदर मौजूद उसे जानने वाले साथियों ने उसकी जानिब देखकर सर को हल्की सी जंबिश दी। वो खारजी दरवाज़ा बिना किसी मुठभेड़ के सांप के मानिंद सायों में यूं तैरता आगे बढ़ रहा था कि उसकी मौजूदगी का अदराक करना कठिन था। कुछ अरसे उस घर में रहने के बाद उसे उस जगह की हर तकनीकी ताकत और कमजोरी का बखूबी अंदाजा था। किसी दरवाजे का कफल कमजोर था, आग लगने की सूरत में फायर एग्जिट किस जानिब था, घर की बिजली का असल कनेक्शन कहाँ से जुड़ा था और कौन सा कटआउट नाकारा करते ही घर की रोशनियां मुतलक की जा सकती थीं। कौन सा कैमरा उसने नकली कैमरे से बदलकर अपने रास्ते की ट्रेल साफ कर दी थी और कौन सी राहदारियों के बाद किस राहदारी में निकलना उसके लिए मुफीद साबित हो सकता था। उसे इन सब बातों का इल्म था। सब्जाजार पर टहलते एहलकार रात के इस पहर सुस्ती का शिकार हो जाया करते थे। उसने एक घने दरख्त की ओर से चेहरा निकाल कर देखना चाहा। जरा फासले पर उसे जोला के कमरे की खिड़की दिखाई दी, जो सब्जाजार के अगबी जानिब खुलती थी। उस खिड़की के जनूब में एहलकारों का जुत्था हाथों में बंदूकें लिए और कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए दिखाई दे रहा था। सुरंग में दाखिले की सूरत उसे अलार्म गेट से निकलना था। उसने कान में लगा आला दबाया। आतिफ, अपने बंदों को कहो कि किसी तरह उन एहलकारों को अपनी जानिब मुतवज्जा करें। मुझे 2 मिनट चाहिए उस अलार्म गेट से दाखिल होने के लिए। उसने लब हिलाए बिना सरगोशी में कहा। चंद लम्हात बाद एक गन शॉट की आवाज़ फिजा में गूंजी और फिर शोर शराबे की बेहंगम आवाज़ें सुनाई दी। तमाम एहलकार चौंक कर उस जानिब देखने लगे। दरवाजे के करीब 2 एहलकार गुत्थम गुत्था हुए नजर आ रहे थे। तमाम एहलकार उस जानिब दौड़े। उसने नज़रों से दरमियानी फासला नापा और फिर अगले ही पल आगे बढ़ाया। सुरंग का धाती दरवाज़ा खुला हुआ था। वो उस गेट के लिए अनजान शख्स था, इसीलिए जो ही अंदर कदम रखा तो हर जानिब लगी हुई सुर्ख बत्तियां जलने बुझने लगी। जू जू की आवाज़ उभरी। अंदर मौजूद एहलकार चौकन्ना हुए। कंट्रोल रूम में मौजूद ऊँघता हुआ एहलकार अगले ही पल सीधा हो बैठा। वो सुरंग के अंदर चला आया। सुर्ख बत्ती और अलार्म अब तक जोर शोर से जल बुझकर किसी आउटसाइडर के अंदर आने की इत्तला दे रहे थे। सुरंग में मौजूद अतराफी दीवारें पथरीली और कदरे खुरदरी थीं। उससे आगे उसे एहलकारों से खुद निपटना था। इसी पहर जरवली चेक पॉइंट से होता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। उसने हिफाजत मौत कदम के लिए कार को अंदर लाने के बजाय एक फासले पर बाहर ही पार्क किया था। पोर्च तक आते आते एहलकारों ने उसकी कई दफ़ा तलाशी ली। वो सपाट चेहरे के साथ खड़ा अब उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड दिखा रहा था। एक गहरी निगाह अतराफ पर डाली। माइक्रोफोन पर सिक्योरिटी ने अंदर मौजूद बहराम को किसी जरवली के आने की इत्तला दी थी। तवक्को के बरखिलाफ बिना किसी पेशोपेश के उसे अंदर दाखिले की इजाज़त मिल गई थी। वो चंद कदम तो बारूदी मुलाजमीन के मुहित में कदम उठाता आगे बढ़ता रहा और फिर दाखिली दरवाजे तक ठहर कर वो सब पलट गए। उससे आगे उसे खुद जाना था। दूसरी जानिब कंट्रोल रूम में मौजूद एहलकार ने अपने माइक्रोफोन में इमरजेंसी जारी की थी। वो गार्ड्स को दाखिली और खारजी दरवाजे पर पहरा सख्त करने के लिए कह रहा था। सामने मौजूद स्क्रीन्स पर जलता बुझता सुर्ख निशान इस बात की जानिब निशानदेही कर रहा था कि कोई बाहर वाला उनकी सुरंग में घुस आया है। वो सुरंग में तेजी से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लंबे डग भरते हुए उसे बेइख्तियार ही अपने पीछे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। शर्ट पर स्याह पिस्टल बेल्ट में उड़सा हुआ खंजर उसने उसी पल खींच कर बाहर निकाला था। उसकी कनपट्टी पर पसीना था, आंखें मोहतात, फोकस्ड और चाक थी। उसके पीछे मौजूद कदमों ने दरमियानी फासला अबूर किया तो वो उसी पल पलटा और तेज धार खंजर लहराया। खंजर सामने वाले की आंख से 1 इंच के फासले पर था। नोक अपनी इतने करीब देखकर लम्हे भर के लिए वो जम गया था और इसी लम्हे की मोहलत अरब को दरकार थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, खंजर उसके सीने को चाक करता मादे तक खींचता चला गया। तुम गन्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एक बार शहरी ने उसके कमरे में मौजूद खंजरों की कलेक्शन देखकर बहुत ही मासूमियत से पूछा था। वो किसी फाइल पर झुका हुआ था। इन्हमा गहरा होने के बावजूद भी उसने शहरी का सवाल सुन लिया था, क्योंकि गन्स हमेशा सुराग छोड़ देती हैं
کاٹ دینے والے ہتھیار کبھی کوئی ٹریل نہیں رکھتے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ شہری کو اس کا جواب سمجھ آیا بھی ہے یا نہیں، لیکن اس نے دوبارہ نہیں پوچھا تھا۔ مالک اس کے خنجر استعمال کرنے پر ہمیشہ نالا رہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ خنجر جیسے ہتھیار بندوق کے معاملے میں اتنی پھرتی نہیں رکھتے۔ جب تک تم خنجر گھماؤ گے کوئی تمہیں گولی مار کر چلا جائے گا، اکثر وہ اسے کہا کرتا تھا۔ وہ محض سر جھٹک دیتا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ خنجر کا نہیں بلکہ اسے استعمال کرنے والے کا قصور تھا، اور پھر یہ تو مالک بھی جانتا تھا کہ اس کے مافیا رنگ میں عرب کی مانند خنجر کے ساتھ مہارت کسی کو حاصل نہیں تھی۔ اہلکار بے ساختہ ہی گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ اس نے کسی اہم عضو کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ خون سے بھرا دایاں ہاتھ اس نے پیچھے کیا، پھر سیاہ شرٹ سے ہاتھ رگڑا۔ ہاتھ گیلا ہونے کی وجہ سے خنجر پھسلتا تھا اور اس سے اپنا ہاتھ زخمی ہونے کا گہرا خدشہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ دو اہلکار سامنے سے اس پر جھپٹے۔ زرولی لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ نیم اندھیرا لاؤنج میں بہرام برآسمان تھا۔ اس کے متحرک انگلیاں صوفے کی ہتھے پر نظر آ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے مقابل رکھے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ ملگزے اندھیرے میں بیٹھا بہرام ہلکا سا مسکرایا۔ کیسے آنا ہوا خان صاحب؟ میں نے اتنی جلدی آپ کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا تو زرولی کو اس کا سفید چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں سپاٹ پتھریلا تاثر دیکھ کر بہرام نے متاثر ہو کر سر ہلایا تھا۔ بالکل، کبھی نہ کبھی تو مجھے یہاں آنا ہی تھا۔ بتائیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ عرب نے تیزی سے پیچھے ہو کر ایک اہلکار کو لڑکھڑا کر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسرے گارڈ کو اس نے گردن سے دبوچا اور اس کا سر سرنگ کی دیوار سے پوری قوت کے ساتھ دے مارا۔ وہ تڑپ کر نیچے گرا۔ دوسرے اہلکار نے اٹھ کر اس پر بندوق تانے گولی چلائی تو وہ بیچ بچاؤ کے باوجود بھی اس کے بازو میں پیوست ہو کر رگوں میں جلن برپا کر گئی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے گردن سے دبوچا، پھر پتریلی دیوار سے اس کا چہرہ رگڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اہلکار دل روز انداز میں چیختا ہوا اس کے ساتھ گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بے رحمی سے جمے ہوئے جبڑے کے ساتھ اس کا چہرہ سختی سے جمائے رکھا۔ سامنے اس کی گنتی کے عین مطابق 4 مزید اہلکار آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے گارڈ کی گردن آزاد کی۔ وہ ہوش کھوتا ہوا گر پڑا۔ اس کے بازو سے خون بہہ کر اس کی ہتھیلی سے گر رہا تھا۔ اہلکاروں نے اس پر بندوقیں تان دی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے۔ خدمت تو ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کی، سالوں کا قرض ہے آپ کا ہم پر، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا ہوں۔ بہرام نے اچھا والے انداز میں آبرو اٹھائے۔ پھر کس لیے آئے ہو زرولی؟ ارے آپ کو تو میرا نام بھی معلوم ہے، پھر میری ذات اور زبان بھی معلوم ہوگی۔ ہاں کیوں نہیں، بے غیرت افغان ہونا، کیسے نہیں جانتا ہوگا کوئی تمہیں؟ بہرام کا سلگتا لہجہ زرولی کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہمارے گھر کی عورت آپ نے رکھی ہوئی ہے اور بے غیرت ہم ہوئے؟ اس نے محسوس ہو کر براہ راست کہا تھا۔ بہرام اس کی لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دینے پر حیران ہوا، پھر آگے ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا، ولی کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی بے خوفی نے اس کا گھمنڈ پہلی بار متزلزل کیا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں خوش فہمیاں نہیں پالتا بہرام حسن، اور نہ اپنے متعلق کسی کو خوش فہمیاں پالنے دیتا ہوں۔ کوئی عدالت تمہارے پچھلے خونی ریکارڈ کے بعد میری بھانجی کو تمہارے حوالے کرنے کی حق میں فیصلہ نہیں کرے گی۔ وہ بے اختیار ہی پہلو بدل کر نخوت سے پھنکارا تھا۔ زرولی نے گردن ایک جانب ڈھلکائی۔ کون سی عدالت؟ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں اپنے گھر کی عورت واپس لینے کے لیے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ اس نے استدعائیہ آنکھوں سے اسے دیکھ کر گردن ہلائی تھی۔ وہ اب تک اہلکاروں سے لڑتا ہوا گولیوں سے بچ کر ان پر بے دریغ وار کر رہا تھا۔ اس کا خنجر اتنی تیزی سے گھوم رہا تھا کہ اس کی بھلکی فضا کو چیرتی ہوئی آواز کے علاوہ وہ کسی کو دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جمے ہاتھ کے طاقتور مکوں کے بعد 3 اہلکار کراتے ہوئے سامنے گرے یہاں سے وہاں لوٹ رہے تھے۔ سامنے موجود گارڈ نے بندوق ایک جانب پھینکی اور پھر اپنے بیلٹ میں ارسا ہوا تیز دھار والا چاقو برآمد کیا۔ اس نے اپنے بے تحاشا درد کرتے ہوئے بازو پر ہاتھ رکھا۔ خون کسی صورت رکنے کو تیار نہ تھا۔ گارڈ نے چاقو لہرایا، وہ بے ساختہ پیچھے ہوا۔ اس نے دوسرا وار کیا، پھر تیسرا۔ وہ ہر وار سے بنا کسی وقت کی بجلی کی تیزی سے بچ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اس کا ہاتھ جھپٹ کر کسی بون بریکر کی مانند اس کی ہڈیاں مروڑی تھی تو سرنگ دل دہلا دینے والی مردانہ چیخوں سے لرز اٹھی۔ اس نے اسی چاقو کو اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر اس کے گردے کے قریب چھرا گھونپا۔ وہ پیروں میں جان ختم ہوتے ہی
बे इख्तियार ही गिरा था। उसने चाकू खींचा, लेकिन उसी पल एहलकार ने दूसरा कई इंच लंबा खंजर जाने कहाँ से बरामद करके उसके चेहरे पर वार किया। वो बे इख्तियार ही पीछे हुआ। खंजर ने उसके रुखसार को काट दिया था। उसने हाथ उठाकर रुखसार छुआ। गहरा कट, खून की मोटी बूंदें। हम दुनिया की अदालतों से मायूस हैं। हम अपने किसी अहम काम के लिए कभी किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाते, क्योंकि ये अदालतें इंसाफ देने के बजाय इंसानों की इज्जतें तार तार कर देने को ज़्यादा तरजीह दिया करती हैं। और तुम तो जानते ही हो, हम इज्जतों के मामले में किसी से दोस्तियाँ नहीं किया करते। हाँ, दुश्मनियाँ बखूबी सालों तक भुगता लेते हैं। वो परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। खंजर गोश्त में पेवस्त करता वो उसी फुर्ती से आगे बढ़ता जा रहा था। धाती दरवाजे तक पहुंचकर उसने एहलकारों को मार गिराया, लेकिन अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि अंधेरे से बर्छी की मानिंद फिजा चीरती हुई एक गोली आकर उसके अंदर पेवस्त हो गई। वो लम्हे भर को ठहरा, चेहरा झुकाकर नीचे देखा। गोली टांग में लगी थी। एक पल जाए के बगैर वो दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ था और फिर अपने पीछे दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद किया। वो जानता था कि गार्ड्स की पूरी तफरी उसके पीछे आ रही थी। अभी महज जोला को ढूंढकर यहाँ से निकालना था। रगों में शदीद जलन का एहसास बरपा था। खून बहने की वजह से उसकी बसारत पल भर को धुंधलाई थी। मैं तुम्हें यूं उसे यहाँ से ले जाने नहीं दे सकता, बेहराम ने कहा। अरब ने बेसमेंट में आकर एक जानिब बंद कमरे के दरवाजे को ठोकरें मारी। तीसरी ठोकर पर दरवाज़ा उड़ता हुआ मुकाबिल दीवार से जा लगा था। एहलकारों की फौज किसी भी पल उस पर हमलावर हो सकती थी। वो लम्हे भर को ठहरा। अंदर का मंजर तकलीफ दे था। वो एक जानिब बेसूध पड़ी थी। उसकी हालत काबिल तरस थी। वो तेजी से आगे आया, उसे सीधा किया। वो उसे बंद बंद आंखों से देखकर पहचानने की सही कर रही थी। जोला, जोला। उसने होठों से पट्टी नीचे करके उसके रुखसार थपथपाए थे। वो जैसे यखलक थी, होश में आई थी। उसके हाथों पर लगा खून जोला के रुखसार पर लग गया था। आपको यहाँ से निकलना है, उठें। उसने चंद लम्हे लगाए उसकी पेशानी पर लगे जख्म को देखने में। वो चल सकती थी, कमजोरी के पास उसका जिस्म हौले हौले कपकपा रहा था, वो अलग बात थी। अरब, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे? अभी हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं है। यहाँ से निकलना होगा पहले। वो उसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकला। कान में जमा ब्लूटूथ खींचातानी में अपना राब्ता खो चुका था। उसने जोला को अपने पीछे किया और बेल्ट में उड़ते हुए खंजर को हाथ में लिया। मोहतात अंदाज में जीने चढ़कर सुरंग की जानिब खुलता हुआ दरवाज़ा गहरा सांस लेकर वाक किया, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसके तैनात करदा बंदों ने एहलकारों को मार गिराया था। वो उसी के मुंतजिर सुरंग के दहाने पर खड़े थे। आपके पास महज 4 मिनट हैं। गार्ड्स बहराम को इतला देने गए हैं। पिछले दरवाजे से निकलकर यहाँ से गायब हो जाएं। उसने तेजी से सर हिलाया और जोला को लिए आगे बढ़ा। वो उसके साथ बिना किसी इस्तफसार की खींची चली जा रही थी। एक गार्ड हवास पाख्ता सा लॉन्च में आया और फिर सामने बैठे मेहमान को देखकर संभला। फिर फूला हुआ सांस काबू करके बहराम के कान के पास झुककर कुछ कहा। उसकी आंखें अगले ही पल शौक से फैली थी। सामने बैठे जरवली को उसने देखा। वो अब बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहा था। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। वो उठ गया था। उसे इसी पल फोन पर अरब का टेक्स्ट मौसूल हुआ था। एहराम उसे साकित पुतलियां लिए देखता उठा। उसका चेहरा यूं था गोया उसने खून का आखिरी कतरा तक जोड़ लिया गया हो। बखेर, खैर के साथ। उसके साथ वो पलट गया था। बहराम खाने की जानिब भागा। एहलकारों की नफरी अंदर जमा हुई खड़ी थी और टूटे दरवाजे के पार से जोला गायब थी। वो किसी अफरियत की मानिंद चीखा था। बाहर की जानिब बढ़ते जरवली ने उसकी चीख बखूबी सुनी थी। बाहर खड़े गार्ड्स अंदर की जानिब भागे, लेकिन उसके लिए यहाँ से निकलने का इतना वक्त काफ़ी था। वो तेजी से बाहर आया। अरब जोला को पिछली नशिस्त पर कार में बिठा रहा था। जरवली ने ड्राइविंग सीट संभाली, एक निगाह उस पर भी डाली। बैक व्यू मिरर में उसने जोला को भी देखा, जो आंखें फैलाए हुए उसे ही देख रही थी। वो खुले शीशे से झुका हुआ उसे कुछ कह रहा था। यहाँ से निकलो, वो अपने बंदे पीछे भेजेगा। कार को उनकी शूटिंग रेंज से बाहर निकालो। मैं तब तक उन्हें यहाँ रोक रहा हूँ, जल्दी। जरवली को अपने जख्म देखता देखकर उसने बुलंद आवाज से कहा था। उसने गहरा सांस लिया और फिर चाबी इंगेशन में घुमाई। तुम, अरब, तुम जख्मी हो। पिछले शीशे के पार दोनों हाथ रखे हुए जोला उसे कह रही थी। उसने पीछे होकर जरवली को इशारा किया और वो जोला के बहते हुए आंसुओं के बावजूद भी गाड़ी वहां से निकाल ले गया था। लाला, अरब जख्मी है। आप अपने दोस्त को कैसे छोड़कर जा सकते हैं ऐसे? उसे ये भी याद नहीं रहा था कि वो उसका अफगान रिश्तेदार था जो उसकी जान के दर पर था। उसे महज अभी अरब की परवाह थी। जरवली ने साइड मिरर में अरब की नजर आते हुए अक्स को देखा।
اس کی آنکھوں میں آ جانے والی پریشانی بے اختیار تھی، لیکن ابھی کار روک کر وہ زولا کو کسی مصیبت میں دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ زولا اب شیشے سے لگی ہوئی رو رہی تھی، اس پر چیخ رہی تھی کہ وہ گاڑی روکے، لیکن اس نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ پیچھے کھڑے عرب نے جیب میں اڑتا ہوا فون نکالا اور پھر گھنے درختوں کی قطار کے ساتھ بھاگتا ہوا وہ شاید دوسری جانب ایمن کو فون پر کچھ کہہ رہا تھا، شاید بیک اپ بھیجنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے ٹانگ میں لگی ہوئی گولی کے باعث دوڑنے پر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سرولی کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو وہ عاطف کی گاڑی میں آ بیٹھا۔ ڈرائیو کرو، اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا پستول لوڈ کیا۔ اوکے باس۔ اس نے مافیا میں کام کرتے تمام سولجرز کی سر ہلا کر وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے گاڑی اس کے حکم پر آگے بڑھا دی تھی۔ انہیں مس لیڈ کرو، یہ زرولی کی کار کو ٹیل نہ کر پائیں، اس نے ہدایت دی۔ عاطف نے سر ہلایا اور پھر کار کو تیزی سے لیے آگے بڑھا۔ حسن ہاؤس سے یکے بعد دیگرے بہت سی گاڑیاں نکلی تھیں۔ بہرام چیختا ہوا اہلکاروں کو مغلزاد بکتا زولا کو واپس لانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ لمحوں ہی لمحوں میں اس کی ناک تلے وہ آ کر زولا کو یہاں سے لے گیا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر نظر آتے اس کے عکس کو سرنگ میں موجود اہلکاروں سے بھیڑتے ہوئے اس نے تنفر سے دیکھا تھا۔ آپ کو مارنے کے لیے 2 ارب کی بولی لگائی گئی ہے پچھلے ہی دنوں۔ عاطف کی اطلاع دینے پر اس نے چہرہ اندر کی جانب پھیرا۔ اسے کھڑکی سے باہر لگے ہوئے شیشے کو دیکھتے رہنے کی عادت تھی، کہیں کوئی اسے ٹیل تو نہیں کر رہا، لیکن ابھی تو وہ ٹیل کیا جانا چاہتا تھا۔ اتنے میں تو میں خود کو مار لوں۔ اس کے تبصرے پر عاطف بے اختیاری کھلکھلاتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ کن پٹی پر زخم آیا ہے آپ کو، بازو اور ٹانگ پر گولی بھی لگی ہے، گال بھی زخمی ہوا ہے۔ ویلوتھا کا تو خوبصورت چہرہ نشان زدہ ہو گیا ہے۔ یہ نشان نہیں، جنگ سے زندہ لوٹ آنے کے تمغے ہیں۔ اب ڈرائیو کرو اور انہیں اتنے چکر دو کہ ان کا دماغ چکرا جائے۔ عاطف نے سر ہلایا اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس نے سر سیٹ سے ٹکا کر چند پل کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ پستول اب تک ہاتھ میں تھا اس کے، دماغ الرٹ۔ آگے پیچھے کی گاڑیاں ایک ساتھ مرکزی شاہراہ پر دوڑ رہی تھیں اور وہ بس سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے زولا کی پیشانی پر آئے زخم کو سوچ رہا تھا۔ سرنگ پیچھے رہ گئی تھی۔ چنگھاڑتا ہوا بہرام اب ٹھنڈا ہوا ایک جانب کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے کمرے کی حالت ابتر تھی، یوں گویا اس نے غصے میں آ کر ہر شے کو ٹلپٹ کر دیا ہو۔ تمہیں حساب دینا پڑے گا ویلوتھا۔ اوکے جی، تو یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور شاید 1 سال کے بعد رائٹر نے دیا ہے ایپیسوڈ، تو میں اس کے کریکٹرز کے نام ہی بھول گئی ہوں۔ مجھے صرف زولا، زرولی اور بہرام وغیرہ کے نام معلوم ہیں، اور عرب کے بھی، لیکن میں امبر اور یہ سب بھول گئی تھی، زولا کی مامی کے نام، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہے تھے، اتنا ٹائم ہو گیا شاید اس لیے، تو شاید تھوڑی تھوڑی اسٹوری بھی بھول گئی ہوں، لیکن صرف اتنا یاد تھا کہ زولا کیسے بچے گی، اور فائنلی بچ بھی گئی ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا ایپیسوڈ بتانا ضرور، اور میں باقی ساری پچھلی اسٹوری بھول چکی ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، دیکھتے ہیں پھر شاید دھیرے دھیرے یاد آ جائے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ابھی پتہ نہیں کب تک آئے گا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔